उपाय ऐसे हैं जो हम इधर से कहते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता है वैद्यों को। गुरुजी ने इसके ऊपर बहुत रोगों के हमारे पास है कि उन्होंने बहुत सारे रोगों में इसका परिणाम लाया था। केवल कुछ दवाई, कुछ खाने का बंद कराने का, गुड़ बंद करना है उसमें, जैसे कृमि के होने के एक कारण उसका कृमि भी है। बालक को हमेशा कृमि से बचाना है। बालक को तुरंत होने वाली जो कोई वस्तु है तो कृमि तुरंत हो जाते हैं उसको। कृमि जानते हैं आप? वर्म्स। तो अलग अलग प्रकार बताए वर्म्स के, तो उसको क्या न दे तो गुड़ और गेहूं का आटा, ये दोनों यदि मिल जाएगा तो कृमि बन जाएंगे। तो हमने गुड़ रखा, लेकिन साथ में हम अभी यदि आटे की रोटी खाते हैं तो गुड़ नहीं खाना है उसके साथ। व्यंजन ऐसे न दे, रोज न दे, खास करके गुड़ के साथ आटा हो यदि गेहूं का तो कृमि। फिर साकर के साथ विरोध नहीं है, फिर साकर दे सकते हैं, जो खड़ी शक्कर है उसके साथ दे सकते हैं। गुड़ के साथ जो गेहूं का आटा या उससे कोई व्यंजन बना और बालक को रोज दिया तो कृमि बन सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के कृमि होते हैं। आज के सारे जितने भी रोग है वो कृमि की वजह से होते हैं। अभी एक शोध हुई, इसमें ऐसा पाया गया कि पहले का हम इधर ही रहते थे, गोंडल में हम जाते आते रहते थे। उधर गुरुजी की चिकित्सा थी तो गोंडल में बहुत लोग आते थे, वो पूरे के पूरे गांवों के लोग आते थे उधर दिखाने के लिए, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न के लिए, कुछ सामाजिक प्रश्न के लिए। बहुत लोग उधर मिलते जुलते थे। तो एक प्रश्न रहा, बहुत लोग साक्षर है उसमें, सारे के सारे लेखक या कोई ऐसे रहे, वो गोंडल इधर ही गाँव है, तो वहां बहुत साक्षर हुए। गुजराती भाषा के बहुत कवि लेखक दिए गोंडल गांव में। बहुत एक ही शहर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आज भी लेखक, आज भी विचारक बहुत निकले। वहां एक सिटी से बहुत सारे विचारक निकले गुजरात में। कोई एक सिटी में से, एक कोने में से इतने विचारक निकले, वो मात्र ऐसा गुजरात अपवाद एक गांव गोंडल है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पागल भी सबसे ज्यादा वहीं से निकले। वहां पागल बहुत है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो एक बार यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कराई, इतने साक्षर लोग जहां का पानी ऐसा है कि इधर साक्षर लोग ज्यादा निकलते हैं, यहाँ की भूमि ऐसी है या कोई भूमिगत प्रभाव है, वहां तो अच्छे अच्छे विद्वान निकले, अच्छे साक्षर निकले। गुजराती के कवि धूमकेतु से लेकर अभी के दर्शक तक के गोंडल के से सभी लोग वहां पर रहे हैं कुछ साल। तो ये बताया कि वो क्या होगा। तो उसमें जो दूध को जमाने की जो पद्धति है तो वो गलत निकली। ज्यादातर पागल बने वो लोग ऐसे दही खाकर, ऐसे छाछ पीकर। देखो क्यों बने? क्योंकि वो लोग का एक देखने को मिला सब जगह पर, जहां पर बस्तियों में पागलपन पाया जाता है या फिर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो बीमार रहते हैं, वो बिगड़ जाने पर दूध को जमाते हैं। तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने ही ये रिसर्च किया। डॉक्टर जीएल लटारा करके है जामनगर के वैद्य, उन्होंने ये रिसर्च लिया और किया कि इसमें बस्तियों में क्या क्या है। तो उन्होंने देखा जो जमाने की प्रक्रिया दूध की है, उसमें जो डाला जाता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? उसको क्या कहते हैं? मेड़वण तो गुजराती जामण या झामड़ कहते हैं ना उसको। बाद में जो छाछ का भाग, अब आयुर्वेद में बताया है कि वो एक ही तरह का होना चाहिए, वो कभी बाहर से नहीं लेना है। वो बाहर का नहीं, आप में भी परंपरा में देखोगे आप ऐसे 2-3 वो वैष्णव जो फॉलो करते हैं इधर, वैष्णव का संप्रदाय, वो लोग कभी बाहर का ये नहीं लेते, आपको पता है वो। और आप अन्नकूट देखोगे तो उसमें से ये होगा कि आप जब भी ग्रहण होगा तो ग्रहण में सारी चीजें वो फेंक देंगी। उसमें आयुर्वेद का एक साइंस काम करता है, क्या चीज फेंकनी है, क्या रखनी है, क्या अन्न लेना है, क्या नहीं लेना है, लेकिन वो रखेंगे। दही है या ऐसा कुछ जामड़ है वो रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि आज उन्होंने साइंस ने पाया कि कुछ बैक्टीरिया उसमें ऐसे है जो बहुत काम के हैं, लेकिन वो उत्पन्न होते हैं 1000 दिन के बाद। जैसे आज दूध जमाया, उसका दही बना, उसका एक निकला जामन, उसको दूसरे में डाला, फिर तीसरे में डाला, फिर चौथे में डाला, फिर 5वें में डाला और 1000 बार किया, तब कुछ बैक्टीरिया हुआ। वो बहुत काम के हैं, बहुत रोगों में फायदा करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये गांव से लाए या फ्रीज से लाए, कहीं डेयरी से ही लाए कुछ दही और उसको दूध में डाल दिया, तो इतना उपयोगी नहीं है। इसके लिए वो पहले के लोग बाहर से नहीं लाते थे कोई वस्तु, उसमें एक ये था, वो हमेशा घर पे रहता था।
या किसी के घर पे रहता था। तो उन्होंने अभी कोई कोई लोगों ने हमारे ध्यान में आए, इधर आए थे वो, तो उनके पास से हम ढूंढ रहे थे कि ये किसके पास होगा। ये 1000 में हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि हम तो इधर उधर भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर। अब कौन संभाले इसको कि उधर ले जाए दही वगैरह, तो हमारे पास नहीं था ऐसा, तो हम ढूंढ रहे थे। लेकिन मिल गया है अभी कि एक व्यक्ति के पास ऐसा रखा है जो शायद 30 साल से एक का एक और रख रहा है। आपको पता चला? 30 साल का। अभी आज नहीं किया, कल किया, परसों किया, ऐसा आज तक आया। अब आज उसने जो छाछ की और जो निकला ना, वो 30 साल का वो है, 30 साल से वो साइकिल चल रही है। तो वो अभी हम लाने वाले, इधर बताया है हमने कि आप थोड़ा दे दो तो उसमें अच्छा हो जाए, शॉर्ट टर्म में ही वो इस तरह का बन जाए कुछ भी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि हड्डीकर दादा ने, बहुत कुछ अनुभव का सार था। तो इसमें एक पाया गया कि वो दूध के बिगड़ने के बाद जमाते हैं। थोड़ा बिगड़ गया, बिगड़ने की स्थिति आ गई, तब लगता है कि अब इसको बचा ले, तो कैसे उपयोग कर दे, अब इसको जमा ले। तो बिगड़ने की स्थिति पर जमाना दूध को, तो ये अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारी हानियां होती है। ये एक। दूसरा, दूध को गर्म करके ठंडा करके बाद में जमाने के लिए हड्डीकर दादा बताते थे, वो लघु हो जाता है, वो दधी होता है ना, बहुत गुण वाला हो जाता है, वो दही होता है वो। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो दही को कितने घंटे जमाना, किस तरह से जमाना, उसमें बहुत सारे अनुभव की बात बताई। लेकिन एक है गुड़। तो कृमि के लिए जो गुड़ और गेहूं का आटा, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो कृमि हो जाता है बच्चों में। बच्चों को कृमि से बचाना है तो कुछ कुछ औषधियां उसको दे, मीठा वगैरह कम दे, और ये दोनों से बचाए। दूध और गुड़ साथ में लेने से भी ये कृमि की टेंडेंसी बनती है, इसके लिए वो भी दोनों साथ में करते हैं। तो ये कृमि से बचाने का बताया है। बहुत सारे रोग कृमिज बताए हैं आयुर्वेद में कि कृमि के कारण होते हैं। तो कृमि को दूर करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है विडंग। चरक मुनि ने बताया है विडंगो कृमि ज्ञाना। पता है आपको विडंग? तो उसको वाउडिंग कहते हैं, संस्कृत में उसका नाम विडंग है। हिंदी में भी विडंग ही शायद कहते हैं, वाई विडंग कहते हैं। तो उसका चूर्ण बच्चों को देना है। या मैं एक योग लिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, उसको आप घर पर योग को बना सकते हैं, ये चूर्ण को दे सकते हैं। आज की जो बच्चों की समस्याएं है उसमें ये चूर्ण काम करता है। इसमें एक वाउडिंग है, विडंग, एक यष्टि मधु है जो मैं थे थोड़ी देर के पहले बताया। यष्टि मधु मतलब ज्येष्ठ मध, पता है? जेठी मध, यष्टि मधु, उसका मैंने बताया था अभी। विडंग है और हाँ, उसमें काले लेने हैं आपको, विडंग। तो विडंग का चूर्ण और यष्टि मधु का चूर्ण और सर्पगंधा। सर्पगंधा एक आती है जो आजकल ब्लड प्रेशर में बहुत उपयोग होता है। इवन एलोपैथी के डॉक्टर भी जो दवाई लिखते हैं या एलोपैथ ड्रग भी बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज इससे लेते हैं, सर्पगंधा से। क्योंकि उन्होंने पाया कि एक ही ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा उपयोगी है हाई ब्लड प्रेशर में, तो सर्पगंधा है, जिसकी आपको पता है सर्पीना करके मिलती है सारी दवाइयाँ, हिमालय वगैरह की, जो बहुत एलोपैथ डॉक्टर उसका प्रयोग करते हैं। वो थोड़ी मात्रा में, मतलब उसका तीसरा भाग, जैसे विडंग एक भाग लिया तो तीसरा या चौथा भाग सर्पगंधा का, जो बच्चों को बहुत कम देनी है। तो ये ब्लड प्रेशर के ऊपर भी काम की है, बच्चों के लिए भी कार्य काम की दवाई है। ये तीनों को मिक्स करके उसको दे सकते हैं। तो ये इमरजेंसी में बच्चों को कृमि हो गया तो इससे। एक और है अजवाइन, जो है वो बच्चों को पहले गुड़ खिलाना है थोड़ा, आधे घंटे या 1 घंटे पहले। फिर उसके बाद अजवाइन होती है ना, उसका चूर्ण करके आधे या 1 घंटे के बाद खिलाना है। तो अजवाइन का कार्य ये है कि वो कृमि को निकाल देता है जिंदा। तो जिंदा निकलेंगे उसके मल मार्ग के द्वारा। तो ये एक अजवाइन का प्रयोग भी आयुर्वेद में बताया कृमि को निकालने के लिए। ज्यादातर बच्चों में जो परेशानी है और ऐसे रोग लग रहे हैं, वो ज्यादातर कृमि की वजह से होते हैं, वर्म्स की वजह से होते हैं। उसका और कोई कारण नहीं होता है। वो इतने तक हानि करता है कि बहुत क्रोनिक डिसीज को भी कर सकता है। इसके लिए इसका ध्यान रखें कि वो कृमि न होने दे बच्चों को। ऐसा नहीं, जैसे मैंने सुना है जहां तक, तो गुड़ का प्रयोजन अलग है।
गुड़ का प्रयोजन ये है कि वो जाएगा तो उसमें इकट्ठे होंगे कृमि एक जगह पर खाने को, क्योंकि उसकी रसेंद्रिय, वो 2 इंद्रिय जीव है आयुर्वेद की परिभाषा में। तो उसको रस बहुत अच्छा लगता है, मीठा खाया तो तुरंत आ जाते हो, तो वो आएंगे, वो खाएंगे, तो उसको एक जगह करने के लिए गुड़ है। अजवाइन और शायद गुड़ में ऐसा होगा, वो परस्पर विरुद्ध हो जाएगा, तो एक की भी असर नहीं हो सकती, ऐसा होता है। जैसे कि तुलसी और अडूसा है, अब वो वीर्य विरुद्ध है, तुलसी और अडूसा। तो आजकल जितनी फार्मेसी बना रही है, दोनों कफ के लिए उपयोगी है, लेकिन तुलसी और अडूसा है, वो क्या करती है, तुलसी अडूसा की असर को जाने देती है, कम कर देती है या पूरा नष्ट कर देती है, अडूसा तुलसी की असर को नष्ट कर, दोनों कफ को नष्ट करती है, कफ की विकृति को नष्ट करती है, कफ के रोगों को। तो भी एक सिरप में दोनों का डालना मना किया, और मैंने सारे फार्मेसी के सिरप देखे और सब में ये दोनों था, और एक को भी पता नहीं था कि ये दोनों। उसने क्या बताया कि कभी सारंगधर से लिया, कहीं भेषज रत्नावली से लिया, कभी औषध रत्नाकर से लिया, कोई भी फॉर्मूला ले ली, फिर 4 वस्तु अपनी डाल दी। आजकल लोग करते हैं ना, अपने आप को बहुत वैज्ञानिक मानते हैं, जहाँ पानी लिखा है वहाँ गोमूत्र का अर्क डालकर एक नया फॉर्मूला बना देते हैं और बताते हैं वो वैज्ञानिक, गव्य वैज्ञानिक। आजकल वैज्ञानिक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक लेबोरेटरी लगा दी, 10,000 का साधन ही ले लिया अर्क का एक तो सब कुछ वैज्ञानिक बन गए बिना कारण। पहले के लोग तो कितना कितना पढ़ते थे, रात दिन इतने ग्रंथ पढ़ते थे, गुरुजी खुद इतने ग्रंथ पढ़े, कभी वैज्ञानिक नहीं लगाया। बोले मैं तो एक छोटा सा वैद्य हूँ, छोटा व्यक्ति हूँ, वैज्ञानिक तो बहुत बड़ी बात होती है, वो तो ऋषि मुनि थे। तो ये तो आजकल वैज्ञानिक डिग्री भी आपको दे देते हैं कि आप भी लगते क्या, मेरी भी योग्यता है, शायद एक व्यक्ति ने ही पहचान ली, मैं भी इतना बड़ा वैज्ञानिक बन सकता हूँ अर्क के माध्यम से, या छोटी मोटी गोलिका से बन। लेकिन ये बात नहीं है, आप जो कह रहे हैं ना, वो तुलसी अडूसा के जैसा है, वो दोनों एक सिरप में इकट्ठा नहीं करना है। गुड़ का और अजवाइन का ऐसा होगा, वो दोनों साथ में नहीं दे सकते हैं, उसको क्रम से देना है। आयुर्वेद में जो चीजें क्रम में दी है वो क्रम से ही देनी। गुड़ और अजवाइन का क्रम है, पहले गुड़ और बाद में अजवाइन जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कृमि की, तो कृमि बहुत सारे जगह पर होते हैं। शिरो रोगों में भी बहुत सारे कृमि का कारण होता है, जो बच्चे को बहुत हानि होती है, चिड़चिड़ापन होता है, उसमें भी कृमि कारण होता है। तो कृमिज व्याधि बताई है आयुर्वेद में बहुत सारी, उसके लिए विडंग बहुत अच्छी औषधि है। तो ये एक प्रयोग करेंगे विडंग का तो बहुत अच्छा रहेगा रोज में, और कृमि के लिए बहुत अच्छा। और कृमि कारक आहार न दे उसको, खास करके बहुत मीठा न दे, खट्टा मीठा न दे, बहुत कुछ ऐसी जो टेस्टी वस्तुएं है उसके साथ कड़वा भी दे। आयुर्वेद में बताया सर्वरस अभ्यास और बलकराणाम, सर्वरस का अभ्यास कराए उसको। तो ये एक है। कभी समय हो गया है तो थोड़ी देर के बाद प्रायोगिक के लिए जाएंगे। प्रश्नोत्तरी या तो 2 विकल्प, या तो प्रायोगिक के बाद हम लेंगे, भोजन का समय हो जाएगा तब तक, या फिर अभी ही ले लेते हैं तो कुछ स्पष्टता हो जाएगी कि अभी भी जो सीखा है बाद में तुरंत प्रायोगिक के लिए जाएंगे। तो बाल चिकित्सा खास करके जो अर्जेंसी में और भी कुछ बातें बतानी है, आप थोड़ा सीख कर जाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आज मैंने बताई, फिर हम कल भी बताने वाले हैं सुबह में कि क्या क्या रोज के जीवन में जब जब तकलीफ होती है या कुछ रोग हो जाते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद में तुरंत क्या बताया है कि तुरंत क्या करें ऐसा। और ऐसे बहुत सारे रोगों में उसका लाभ मिला है जी। तो अभी प्रश्नोत्तरी लेंगे थोड़ी देर, तो कोई प्रश्न है तो बताइए, एक करके लेंगे जी। कहाँ से शुरुआत करेंगे जी? वो मिर्च है वो पूरा बांधना है कि कब कुत्ता काट ले उस स्थान पर, ऐसा प्रश्न है। तो कुत्ता काटे वो जगह पर जहां उसका द्रंष्ट्र मतलब कि दांत लगा है, वहां पर वो पूरा बांधना है, नीचे से ऊपर की तरफ। उसका जो ऊपर का भाग आता है वो बांधना है उसके ऊपर, और वो नीचे की तरफ डलता रखना है मिर्च को, समझ गए ना? ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऐसे ऊपर तो उसकी जो डंडी होती है वो, और ऐसा वो जो नीचे का भाग होता है हरा या लाल लाल भाग, वो तब नहीं, वो चीर का नहीं, पूरा बांधी। हाँ, कितने दिन लगाना है हमको? पुत्र जीवक की जो माला है वो धारण करनी है उसको
गर्भ ठहरने के बाद गर्भावस्था पूरी होने तक, क्योंकि मर जाता है तब तो पहले गर्भ में आता है। अब उसका जो गर्भस्राव एक शब्द है, गर्भपात दूसरा शब्द है। पहले ही उसका निकल गया 3 महीने से, तो गर्भस्राव कहते हैं उसको, फिर पात होता है। तो सीधा वहां तक रखे तब तक उसका बना रहता है टेंडेंसी, वो निकल सकता है। तो पूरे गर्भावस्था तक रखनी है, चाहे रात को निकाल दे तो चलेगा, लेकिन ऐसे कह नहीं रहे ऐसे। प्रथम अवस्था में जिसका गर्भस्राव या गर्भपात नहीं हुआ पहले में, तो उसको रक्षण के लिए लगा सकते हैं, तो वो तकलीफ नहीं है। लेकिन उनको जिसको हुआ है उसको तो लगानी, इसको कंपलसरी नहीं है, जिसको नहीं हुआ है लेकिन वो रक्षण के लिए तो अच्छा ही है, उसमें कोई हानि नहीं है लगाने से। और एक आपने जिसको कुछ अनुभव हुआ हो हमारे प्रयोग से, ऐसा भी बता सकते। ऐसा नहीं है प्रश्न ही करे, अनुभव हुआ है और वो सही है, ऐसा नहीं है मुझे अच्छा लगे इसलिए बताए, क्योंकि वो भी एक प्रकार की हानि है। वो भी मुझे अच्छा लगे इसलिए आप बताओगे, काल्पनिक बात तो ऐसी नहीं बतानी है, इधर और लोग बताते हैं। लेकिन जो अनुभव वास्तव में हुआ है, गुरुजी का पहले से कहना क्या हुआ था कि वास्तविक है वही बताना है, ताकि बहुत लोग इसका उपयोग करने लगे, बहुत लोगों को अच्छा गाइडेंस मिले। तो आप क्या चाहते हैं राज जी? अनुभव अनुभव बताना चाहते, बताइए अनुभव। तो मेरी एक बहन थी, तो उसको प्रेगनेंसी दरमियान वो अपा मार्ग का मूल जो है वो यहाँ गुरुजी ने बताया था, तो वो पेट पे हमने बांध दिया था, तो वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उससे। अच्छा, आज ओके। ये कब की बात है? 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने। ये रथ यात्रा के दिन 4 तारीख को हमारे गांव में हुआ है। अच्छा, ऐसा नॉर्मल डिलीवरी। पहले उनका सिजेरियन हुआ था, सेकेंड नॉर्मली हुआ है, उसके बाद और भी 8-9 हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद 8-9 हो चुके हैं नॉर्मल चीज। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, जैसे कि आपने देखा आज भी खबर आई थी, आज भी किसी ने बताया था ना, राजकोट से एक व्यक्ति ने, ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि ये गुरुजी तो बता दे कि हर एक हॉस्पिटल में होना चाहिए ताकि सीजर न हो। तो अब तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, या शैलेश भाई जैसे लोग इधर डॉक्टर आ जाएंगे तो लोग मानेंगे उसका, तो एक हॉस्पिटल में ही रह जाएंगे या खोल देंगे कि भाई इधर नॉर्मल डिलीवरी होती है, गायनेक को रखकर, तो मूल का बहुत उपयोग हो जाता है। एक डॉक्टर बराबर मूल है। हाँ कितने दिन तक बांध के रखना अपमार्ग? किसको? नहीं, एक मिनट, उसका कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। वो उसके जैसा न हो कि वो गुरुजी माधव निदान का पाठ लेते थे तो पूरे लक्षण रोग के बताए, तो 17-18 साल का एक व्यक्ति आता था पढ़ने के लिए, नया था 12वीं में, तो मेनोपोज के लक्षण बताए गुरुजी ने कि मेनोपोज होता है जब रजोधर्म निवृत्ति होती है, तो ये लक्षण होते हैं। तो उसने पहला नहीं सुना, पहले पाठ में थोड़ा देर से आ गया जैसे हम आते हैं, तो सारे लक्षण गुरुजी ने बताए। 2-3 दिन बाद आकर कहता है कि गुरुजी जो आपने उस दिन लक्षण बताए ना, सारे मेरे में घट रहे हैं, तो मुझे और रोग हुआ है। तो वो बोले कि मुझे ऐसा लक्षण, उसकी कुछ दवाई आप बता रहे थे कि रजो निवृत्ति हो तब क्या करे, अब मुझे वो हो रही है बताए। तो उसने लक्षण ही जाने थे, आगे का नहीं जाना था। तो माधव निदान का पाठ था तब ये बात है। अब देखिए उसको तो बहुत ये इतना प्रभावी है मूल अपा मार्ग का कि उसको लेबर पेन शुरू होने के बाद लगाना है पहला तो। हाँ, नहीं तो उस पे गर्भस्राव हो सकता है या गर्भपात हो सकता है पहले लगाने पर। ये ध्यान रखना है, जब पेन होना शुरू हो जाए, ऐसा लगे कि अभी डिलीवरी का समय आ गया है, तभी वो मूल अपने पास रखना है। यहाँ से यदि ले जाते आप मूल को तो देंगे यहाँ से शायद कलम मूल उसको लोहे का टच नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वो मूल को जब भी ले जाते हैं लोहा टच नहीं होना चाहिए और उसको संभल कर ले जाना है। लेबर पेन होने के बाद उसको लगाना है, जब डिलीवरी का समय आता है, प्रसूति का समय आता है, तभी लगाना है उसको, लगा कर नहीं जाना है, ये बात याद रखें, नहीं तो रास्ते में होगी और बहुत हानि होगी, फिर उसको पहुंचाना, फिर उधर सब काम करना, ये बहुत हानि होगी। एक स्थान पर आ गए सुरक्षित स्थान पर, तभी मूल बांधना है, रास्ते में या झट भी नहीं करना है कुछ भी। भाई भाग दौड़ में क्या होता है कि अभी ही लगा देते हैं, नहीं तो उधर जाकर डॉक्टर सीजर करेगा, क्या होगा, तो रास्ते में होगी तो वो हानि है। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत कुछ उसके क्योंकि वो अवस्था सेंसिटिव है, जिस समय प्रसूति होती है उस समय रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम हो जाती है वो अवस्था में, इन्फेक्शन कुछ भी लग सकता है उस समय। इसके लिए आयुर्वेद में प्रसूतागार का वर्णन बताया। योगी की एक अवस्था होती है, वो अवस्था में भी कुछ इन्फेक्शन लग सकते हैं, पता है आपको। योगी पहले के समय के योगी थे,
वो जंगल के ऊपर कविता लिखते थे, समुद्र के ऊपर, सरोवर के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, जंगलों में बसते थे। लेकिन ध्यान करने का समय आता था तो वो गुफा में चले जाते थे, निर्वात स्थान पसंद करते थे। बुद्ध ने भी जो ध्यान के प्रयोग दिए वो गुफाओं में दिए। क्यों गुफाओं में दिए? नदी किनारे लग सकता है, अच्छी हरी भरी होती है, हरियाली होती है, बहुत पवन आता है। आयुर्वेद में ऐसा बताया कि कोई ध्यान की उच्च कक्षा को प्राप्त करता है तब उसका बॉडी का रेजिस्टेंस पावर चला जाता है, वो और अवस्था में होता है। तब बॉडी को संभालना बहुत जरूरी होता है। तब क्या करना है कि वो यदि गया है तब पवन उसको लग सकता है। वात स्थान पर यदि वो रहता है तो जो वायु आता है उससे हानि होती है, वो रेजिस्टेंस पावर नहीं है तो वो वायु से उसको कफ बढ़ जाएगा, कफ की बीमारियां हो जाएगी। इसके लिए वो निर्वात स्थान पर ध्यान करते थे। गुहा इसलिए बनाई गई थी, आपको पता है, इधर तो बहुत सारी है। बुद्ध के समय की गुहा इधर मिलती है, आपको पता है, इधर बहुत लोथल की जगह पर। हाँ, यहाँ पर शायद ये है भावनगर के रोड पर ही आपके। वो स्थान का दूसरा भी कुछ नाम है, अभी बन रहा है उधर सिटी। वो क्या है उधर? एक शैलेश भाई, दूसरा कुछ सिटी का नाम है उधर, जो बुद्ध की बहुत गुफाएं मिली है। पालीताण इधर है ना, शत्रुंजयी के तो बात अलग, इधर ही है वो लोथल, हड़प्पा नहीं, लोथल के शायद। यहाँ पर हम अहमदाबाद से भावनगर के ओर जाते हैं जो हाईवे पर, वहां पर एक स्थान है, पीपी पंड्या ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। ये गुफाओं के ऊपर कितनी पुरानी है, क्या है, उसके दृष्टि से वो वहां पर बनी है, बहुत कुछ निकली है। उसमें ध्यान करने के लिए वो लोग बनाते हैं पहले, तो ध्यान निर्वात स्थान पे करना है। उसी तरह से प्रसूति की अवस्था है, उस समय रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, बहुत ही इन्फेक्शन लग सकता है। इसके लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, कुछ हॉस्पिटल है या किसी का कहीं वो कोई ऐसा स्थान है, प्रसूतागार वगैरह, तो उस स्थान पर पहुंच जाए। उसके बाद ही मूल का प्रयोग करें, मूल को बांध दे। बांधने के वक्त ध्यान रखना है एक व्यक्ति को उधर ही रहना है, ऐसा नहीं वो बांध कर कहीं चला गया व्यापार करने को, दुकान से फोन आ गया, ऑफिस में चला गया। बांधने के तुरंत बाद जैसे ही प्रसूति होती है उसको निकालना आवश्यक है, नहीं तो उसका इतना प्रभाव है कि वो तुरंत गर्भाशय उसके स्थान से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि इसको गर्भाशय की क्या करे, उसका तो अनुलोमन कराना कार्य है। तो जैसे कि उसको निकाला तो दूसरे को भी उसका निकाल देना, उसका प्रभाव खास करके गर्भाशय के ऊपर है। तो बहुत सारे ऐसे केस बने हैं। तो गुरुजी खुद बताते थे सावधानी रखनी है इसमें कि तुरंत बांधा, प्रसूति हो गई, उसके बाद तुरंत निकालना है, तुरंत निकाल कर एक जगह रख देना है, फिर उसको बताना है कि आप अभी ट्रीटमेंट करो, जो भी करना है वो करो, प्रसूति हो गई है। तो ये ध्यान रखना है, उसको बांध कर नहीं रखना है कभी भी। इसमें बहुत सावधानियां हैं ये लेकिन ये प्रयोग बहुत ही सफल है। हाँ। ये मूल जो सूखी हुई होनी चाहिए या गीली मूल? हाँ, यदि गीली है तब भी अच्छा है, प्रभावी है। सूखी हुई होने पर भी वो प्रभाव दिखाती है 1 साल तक। तो 1 साल हो गया तब तक, मानो आज ली तो आज की डेट लिख लेंगे, अगले साल तक वो चलेगी, 1 साल तक उसका प्रभाव है। और दूसरे को चल सकती है वो, जैसे आपने किया तो वो दूसरे को दे दी, तीसरे को दे दी, तो एक ही मूल से बहुत हो सकता है, 1 साल तक वो चलेगी। आपको केवल उसको एक बार उपयोग करके दूध से धोना है, बस गाय का दूध लेना है आधा लीटर, उससे धो लेना है, धोकर फिर उसका उपयोग कर सकते हैं आप। दूध से और पानी से धोकर फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी के टाइम पर हम बहुत कुरियर किया है, माला बना कर कहीं कुछ, फिर एक ही भेज दिया है, फिर वो वहीं पर उपयोग करने लगे हैं अपने स्थान पर। और कुछ मंत्रोच्चार से निकालना है? हाँ, वो तो है ही, वो ज्यादा प्रभावी होगा। अभिमंत्रित करके माला बनाएंगे, लेकिन उसके हमने पहली बार तो इधर बताया था पिछली शिविर में, उसका वीडियो आप देख लीजिए थोड़ा, कौन सा मंत्र है वो। दूसरी बार हम माला बनाने का अभिमंत्रित कैसे करनी हो, वो ज्यादा असरकारक हो। जैसे तो वीडियो में तो मंत्र बताए नहीं बताया तो नहीं आया है वो शिविर का। अच्छा, तो इस बार डाल देंगे। वो दूसरे लोग इसमें अपलोड करते हैं, तो मुझे पता नहीं, वो है तो सही, हमने पढ़ाई इधर, वो वीडियो नहीं आया, वो लगा देंगे, अपलोड कर देंगे इसमें। जी, फीवर ट्रीटमेंट का मेन पॉइंट्स थोड़ा बताइए। हाँ जी, हाँ 1 मिनट, उनका कुछ प्रश्न है। हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता रहे थे आप सुबह जी। जैसा हम लोग सुनते हैं कि जो डायरेक्ट अंतरिक्ष का पानी जो आपने बोला है वो हार्ड वाटर रहता है, इट इज डिफिकल्ट फॉर डाइजेशन। तो कौन से नक्षत्र के बाद या कैसा, और उसके बाद उसका प्रिजर्वेशन कैसा करना बेसिकली? अच्छा, ये तो अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे आज की दृष्टि में
लोग कहते हैं कि वो हार्ड वाटर है, बहुत बचने में तकलीफ होगी, ऐसा लोग बताते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से तो ये सही नहीं है। आयुर्वेद में जो बताया गया है उसमें 3-4 भाग है। एक तो 3-4 बारिश जाने हैं, तब तक तो ये पूरा का पूरा प्रदूषण है, पूरे जो बीच में जो सारे हैं वातावरण में पृथ्वी के तत्व वो कम से कम आए, इसके लिए 3-4 बारिश 5 बारिश जाने देंगे तो सारा धोकर साफ हो जाएगा पूरा। उसके बाद एक आएगी बारिश, उसमें खास करके 2-3 बारिशों का वर्णन किया है। एक तो पहली बारिश आती है वो अच्छी नहीं है, आषाढ़ द्वितीया के बाद उसका शुरू होता है, जब आर्द्रा नक्षत्र के बाद उसकी बारिश चालू होती है। उसमें सावन की बारिश का आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, सावन की बारिश है उसमें। फिर एक और उपाय है, मघा नक्षत्र का पानी है वो निर्जंतुक होने वाला है। सारी पेस्टिसाइड्स उससे बनती थी, पहले की दवाई जो बनाते थे वरामिहिर वगैरह खेतों में डालने की, या ऐसे जंतु न हो ऐसी। मघा नक्षत्र का थोड़ा भी पानी यदि मिल गया उसमें सब पानी में तो 50 साल तक पानी बिगड़ेगा। ये पानी बिल्कुल अलग है और वो पानी बिल्कुल अलग है, क्वालिटी वाइज दोनों अलग अलग है। उसमें केवल क्या कहते हैं उसको, मात्रा का फर्क नहीं है, गुणात्मक फर्क है दोनों में डिफरेंस गुणात्मक है। दोनों के बहुत गुण अलग अलग है, दोनों के अलग अलग गुण हैं। जैसे कि ये पानी को आपने वायु और प्रकाश नहीं दिया, मतलब आपने एक जगह रखा, आपने बोतल में भर दिया, पानी नहीं, उसको निर्वात स्थान पर रखा, हवा पानी नहीं। आप देखना एक बार, उसमें वायु न जाए ऐसी व्यवस्था करना, प्रकाश न जाए ऐसी व्यवस्था करना, तुरंत कीड़े लग जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, या पानी गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपको पता है ये, आप पानी भरकर रखते हो, बिल्कुल एयर टाइट पैकिंग करना हो पानी, और पानी क्या होता है वो देखना, थोड़े दिन के बाद 5-10 दिन के बाद क्या होता है, वो पानी में एक विशिष्ट एक गंध आने लगेगी, पानी बिगड़ेगा ऐसा लगेगा आपको। बारिश के पानी को उल्टा है, बारिश के पानी में जब हार्वेस्टिंग करते हैं वायु नहीं जाना चाहिए अंदर और सूर्य का प्रकाश नहीं जाना चाहिए अंदर। 50 साल तक उसको कुछ नहीं होगा यदि मघा नक्षत्र का पानी उसमें ऐड कर देंगे तो, नहीं तो साधारण बारिश के पानी में 10 साल तक कुछ नहीं होगा। एयर टाइट पैकिंग, सूर्य का प्रकाश भी नहीं गया, हवा भी नहीं गई, पानी को कुछ नहीं हुआ, स्वयं ही प्रिजर्व है, स्वयं प्रिजर्वेटिव खुद अपने लिए। तो ये पानी का एक बात, वो हार्ड नहीं है, सावन मास में भरे उसको। द्वितीय पक्ष ऐसा है, दूसरा पक्ष ये आप जान ले, अगस्त्य का उदय होता है, अगस्त्य तारा का उदय, वो भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को ज्यादातर होता है, अगस्त्य तारा निकलता है। हमको भी तारे की पहचान नहीं है, जिसको हम आजकल खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, उसको हमको पहचान नहीं है। वास्तव में हर एक तारे अलग अलग जगह पर है, ध्रुव का अलग है, अगस्त्य का अलग है, अगस्त्य तारा का उदय है। हम इधर बच्चों को कभी पढ़ाते हैं ये सब, उधर ये स्टार्स देखो, ये देखो, ये देखो। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी, श्राद्ध का जो पक्ष है उसमें 13वां दिन, उस दिन वो उदय होता है। और वो उदय होने के बाद जो पानी आता है, यदि वर्षा पानी महाराष्ट्र में बरसता है उसके बाद भी पानी, तो वो अमृत पानी है, वो तो पानी है ही। तो महाराष्ट्र में या कोंकण में उस समय बारिश होती है, गुजरात में तो चली जाती है उस समय बारिश, शायद कभी वो इस बार आई थी, इस बार तो बारिश ही बारिश थी, लेकिन ज्यादातर वो बारिश चली जाती है। इधर की बारिश वो वैकृतिक थी, वो विकृतिक थी, वो प्राकृतिक नहीं थी, इधर नहीं आती है बारिश। ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा भाद्रपद के पहले 15 दिन होते हैं इधर, दूसरे 15 दिन में श्राद्ध से ही धूप पड़नी शुरू हो जाती है, फिर नवरात्रि तक धूप ही पड़ती है। इधर बारिश इतनी नहीं है, लेकिन जिस प्रदेश में है, खास करके कर्नाटक, केरला या फिर अपना ये कोंकण, ये साइड बारिश होती है उस समय का पानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उस समय का पानी यदि आपने लिया तो बहुत ही अच्छा पानी है उसमें, अगस्त्य के उदय के बाद का, वो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। या अंत की जब बारिश है उसका पानी बहुत अच्छा है, दोनों लाभ है, अच्छे गुण वाला होगा। दूसरा, ज्यादा आप हार्वेस्टिंग करोगे तो ज्यादा कम समय, अब आपको 8 ही महीने रहे दूसरी बारिश की,
शुरुआत में भरोगे तो 12 महीने तक चलाना है, वही पानी पीना है। तो वही पानी की बजाय क्या करें आप, पिछले साल का अभी पिए और अंतिम में हार्वेस्टिंग करें। तो फिर 8 ही महीने निकालने हैं अब आपको। अब 8 ही महीने ले ना, बारिश के वो तो आ गई तब तक सावन में बारिश, और ये अंतिम हो गया है, अभी बारिश गई तो उस समय भर ले तो अंतिम तक चलेगी। यदि छोटी व्यवस्था है तो, बड़ी व्यवस्था है तो कोई तकलीफ ही नहीं है, अब तो चलेगा ही। तो गुणों में बहुत फर्क है, हार्ड वाटर नहीं है वो। आंतरिक उदका नाम ये सूत्र में बताया है कि ये पानी बहुत गुण वाला है। अलग अलग पानी का वर्णन किया गया है और सबसे खराब पानी बताया है वर्षा नादेय उदका नाम। वर्षा ऋतु में नदी का पानी सबसे खराब है। वर्षा ऋतु में नदी का जो आता है हमको पानी, जो कॉर्पोरेशन से आता है वर्षा ऋतु में, वो अनेक प्रदेश के, अनेक गांव नगरों के मल उसमें आते हैं नदियों में, फिर वो पानी को हमको भेजते हैं। अब कितनी भी प्रक्रिया कर ले पानी को, कुछ सूक्ष्म तत्व तो आ ही जाते हैं, क्योंकि पानी में मिलावट के बाद हंस तो नहीं है कोई इधर बैठे अधिकारी की वो क्षीर निर्विवेक जानते हो। हंस एक ऐसा पक्षी है कि जो पानी में भी दूध मिलाया या दूध में पानी मिलाया तो अलग अलग कर सकता है, उसको क्षीर निर्विवेक कहते हैं, पता है ना आपको। वो हंस कर सकता है ऐसा, वो दूध ही पिएगा, पानी रहेगा, वो प्योर पानी रहेगा, वो छोड़कर जाएगा तो हमको पता चलेगा कि अच्छा ये गांव से लाए, उसमें इतना पानी डाला था इसने। जो हंस निकालता है वो पानी पता चल जाता है वो कि इसने पानी डाला है। ऐसी एक भी परीक्षण नहीं है बाद में तो पानी का पता चले, लेकिन ये हंस परीक्षा कर सकता है उसकी। इसको लिए आया है क्षीर निर्विवेक शब्द, तो हंस में है, वो इनबिल्ड है। तो मैं ये बता रहा था कि वो पानी मलिन पानी है, उससे बहुत रोग होते हैं। इसके लिए अभी ज्यादातर बुखार वगैरह होते हैं ना, वो सभी हम कॉर्पोरेशन का पानी पीते हैं बारिश में, इसलिए होते हैं। वो हम कहते हैं कि इस तरह से बीमारियां फैली और हर बार एक बुखार नया आता है। आप देखना हर एक साल पर एक नया आ जाता है। पिछली बार कुछ आया था स्वाइन फ्लू से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड देखो आप, हर एक साल एक नया नाम, एक बुखार नहीं आया, एक बीमारी नहीं आ गई, फिर वो चली गई, फिर दूसरी बार ये बारिश में आई। गुरुजी इसकी सफाई कितने टाइम के अंदर करनी है? किसकी? जो हार्वेस्टिंग का जो पानी का जो वो प्रायः 2-3 साल में या हर साल कर सकते हैं। एक बार खाली करना है उसको, और वो गर्मियों में करना है। ठीक मई महीने का है, खूब धूप है, तब उसकी सफाई करनी है, सारा पानी निकालना है पहले। तो 2 रखे आप, एक घर में 2 टंकी, एक टंकी को ऐसे ही रखने दे, एक टंकी को साफ कर दे। मई महीने है या अप्रैल है, जब धूप पड़ने लगे तब उसको साफ करे, पूरा साफ करके वापस। अच्छा, और ध्यान रखना है ये बारिश चली गई तो ऊपर उसको ढक देना है। इसकी पूरी प्रक्रिया एक दिन समझाएंगे, नहीं तो उसको चूहा वगैरह ऊपर से जा सकता है। जैसे इधर छत है, इधर हमने बनाया है ऐसा, बराबर। अब उससे छोटे छोटे जीव जंतु सीधे चले जाएंगे तो सीधा वो नली कहाँ निकलेगी? टंकी में। तो वो सीधा गया, वो बाईपास होकर सीधा। आपने ऊपर से तो ढक दिया था, लेकिन पानी गया तो पानी जाता है तो उसमें सब कुछ जा सकता है। इसके लिए वो एक छलनी रखनी है जहां पानी ही जा सके, और वहां पर भी एक ऐसा छलनी रखनी है कि जहां से छल कर ऐसा जा सके पानी, तो पानी ही निकल सकता है और कुछ नहीं निकल सकता है। तो एक कपड़ा बांधना है, उसकी पूरी प्रक्रिया है। हो सकता है तो एक शिविर इसके ऊपर करेंगे कि वो कैसे बांधना है, किस तरह से लेना है, क्या करना है और किस तरह से उसको बनाना है। खास करके इधर लगाया तो वो अंदर पानी कैसे जाएगा, तो उसको छलनी बांध देंगे ऊपर, दूसरी तरफ बांध देंगे, चूने का लेयर कर देंगे, गूगल के साथ चूने का उसमें है एक प्रक्रिया है, उसका पूरा गोंद बनाते हैं और फिर लगा देते हैं, चूने का लेयर करते हैं। तो कैल्शियम भी पानी में आ जाएगा, कोई हानि नहीं है उसमें। फिर आपको केवल भरना ही होगा, तो बहुत अच्छा पानी रहेगा जी। और इसमें शिविर होना बहुत जरूरी है सर। हाँ, ये देखिए, ये हमने एक बार बात बताई थी शिविर में, लेकिन अभी एक पुणे में बहुत बड़ी शिविर हुई इसके बारे में। तो एक कंपनी ने सोचा कि ऐसा हम सब घर को न कहकर ऐसा करें कि हम ही इधर पानी बनाकर बेचे बोतलों में, आप उसका प्रचार करो। तो हमने कहा आप ये क्या कह रहे हैं, बोतल बिकने की बात कर रहे हैं, हम चाहते। वो बोले खर्चा ना हो। तो मैंने कहा ये क्या, बोतल आप मुफ्त में देंगे? बोले नहीं, थोड़े पैसे लेंगे, 20-50 रुपए एक बोतल के। वो आप मानो तो उससे अच्छा है कि एक टंकी बनाने दो ना उसको घर पे। तो ऐसा ही करें कि अपने घर पर टंकी बनाए, इसके ऊपर एक शिविर रखेंगे हम, लेकिन इसी तरह से कि हर घर एक टंकी बने। ऐसा नहीं है कि बोतल कोई बनाए तो पानी की। हाँ। गूगल के साथ जो चूने का लेप करने के लिए बोला, तो गूगल कौन सी लेनी है? ये गूगल एक ही आता है ना, वो तो एक जो है वो हम सर्च करते हैं वो गूगल है।
गया है लेकिन वो उसका तो कुछ काम नहीं है। हाँ, सर्च कर सकते हैं उसमें, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों ने कुछ रखा होगा थोड़ी बहुत माहिती रखते ही है उसके ऊपर, वो गूगल की नहीं। गूगल आयुर्वेद में एक ही बताया है, औषधि का एक गोंद आता है, शायद शाम को है तो मैं बताऊंगा, इधर धूप भी होता है उसका, तो उसको कोई बोलता है आजकल पोल्यूशन ज्यादा है तो इसके ऊपर बहुत बहस हो गई है। एक दो तीन वैज्ञानिक थे जो अपने आप को वैज्ञानिक मानते थे, तो उसमें उन्होंने यही बात बताई थी पुणे में। उन्होंने बताया कि आजकल पोल्यूशन है तो इसके कारण ये उपाय ठीक नहीं है। तो हमने बताया आप कौन सा पानी सजेस्ट करेंगे, पोल्यूशन बिना का आप बताओ। बताया मैं नदी का, वो कहाँ से आता है? अब बाईपास हो जाता है क्या? वो ऊपर से पोल्यूशन लेकर आया, फिर ठीक धरती के 10 फीट से उसने छोड़ दिया पोल्यूशन, फिर नदी में गया, ऐसा आप कह सकते हो? तब तो सारे पानी में ये तकलीफ है। आप यदि बात पोल्यूशन की कर रहे हो तो अंतरिक्ष पानी में ही क्यों, सब पानी, क्योंकि सारा पानी कहाँ से आता है और कोई सोर्स से तो बताना। आपको सीधा बाईपास आता हो कहीं से, बाकी के तो सब वृष्टि के ही पानी आता है। तो पोल्यूशन का प्रश्न कॉमन है, उसका कोई उपाय, जैसे नदी में वही है, कॉर्पोरेशन का पानी वही है, कुएं का वही है, झरने का वही है, पानी अंत से कहाँ आता है? अंतिम मैन्युफैक्चरर कौन है उसका? मेघ के अलावा वही ना। तो वो तो सब में प्रश्न है ना। वो तो पोल्यूशन के क्या कर सकते हैं हम? यज्ञ करें, कुछ उपाय करें, कुछ अग्निहोत्र करें तो कुछ उपाय होगा। ऐसे धुएं डाले, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया डाले, औषधियां डाले तो हो सकता है। वो पोल्यूशन तो सामान्य है, उसका केवल बारिश के पानी में ही तकलीफ होगी ऐसा नहीं है, हर एक पानी में होगी ना। आपको लगता है ना ऐसा? वो तो हर एक पानी में प्रश्न आएगा, तो सामान्य प्रश्न है जी। नेत्र औषधि आपने बताई पलाश अंजन, तो वो चश्मा निकाल देता है? नहीं, देखिए चश्मा की बात अलग ही है, वो निकाल सकता है यदि आपकी कुछ और तकलीफें ना हो तो। और तकलीफें होगी तभी एक दृष्टि की वो खामी है, जैसे दृष्टि दोष है, मतलब कुछ दृष्टि का वो उपाय तो एक ही नहीं करेगा, दूसरे उपाय करने पड़ेंगे आयुर्वेद दृष्टि से। एक तो उसमें सहाय है ही उसकी, वो अकेला आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है, समझ गए ना आप? निकाल सकता है, जैसे पित्त की प्रकृति न हो किसी की, कोई जन्म के बाद या बहुत बड़ी उम्र में कुछ बाधा के साथ आया हो, प्रकाश अधिक लेने से आया हो तो वो निकल सकता है। छोटे सी उम्र की हो और बहुत छोटे सी उम्र में आ गया हो या फिर ऐसा कुछ हो, विकृति हो कफ की वगैरह, तो निकलना कठिन होता है। आयुर्वेद में नेत्र रोग अलग अलग बताए गए हैं, उसमें सब में एक काम करेगा कि वो सब में नेत्र को पोषण देने का या फिर रक्षण करने का काम करेगा जो नेत्र औषधि है। बच्चों को तो निकल जाते हैं। पिछली बार कौन आया था शिविर में, आप आए थे ना, उसमें रितेश भाई ने बताए थे कुछ केस, पता है आपको? कुछ बच्चों के निकल गए हैं। ऐसा एक रितेश भाई इधर आते हैं, उन्होंने प्रामाणिक रूप से बताया था इसका उपयोग करने के बाद, तो हमने बहुत उत्साह आ गया हमको। पहले थोड़ी बनवाई थी हमने और लोगों को ये लाभ मिले इसके लिए इधर बनवाई थी, तो फिर अभी हमने अच्छी तरह से उसका प्रचार, क्योंकि हमारे पास है ना लाइसेंस नहीं है उसका, इसके लिए बाजार में हम नहीं इसको बेच सकते हैं, या फिर नहीं हमको बेचना तो है ही नहीं। पहली बात, हमको जो कॉस्ट है 20-30 रुपया इधर की इतनी ही, तो जो भी आया उसको सेवा के रूप में गुरुजी ने बताया उसको पहुंचाना है सब जगह पर। लेकिन अभी यदि हम इसका स्टोर में रखेंगे तो सबसे पहला तो आयुर्वेद की जो कोई औषधि बनाती है तो नॉर्म्स अभी एलोपैथ के आ गए सब कुछ, जैसे डस्ट नहीं होनी चाहिए इधर, जबकि आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा नहीं बताया है कि ऐसी होना चाहिए। लेकिन उन लोगों का ऐसा नियम है कि ऐसी होना चाहिए आपके यहाँ, तो ही आप आई ड्रॉप्स बना सकते हो, और हमको कुछ वजह से वो पालन करना होता है। इसके लिए फार्मेसी का नाम रखना पड़ता है, किसी का भी पकड़ना पड़ता है, किसी को भी ऐसे हम खंडन करते हैं, लेकिन ऐसे उसका दुर्जन को भी प्रथम वंदन करने को बोला है कि उसको बुलाकर पहले सब कुछ करो, तो फार्मेसी को आगे रखकर हमको करना पड़ता है। इसके लिए अभी हम इधर बना रहे हैं, कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, कोई एक फार्मेसी वाले को देंगे जिसके पास लाइसेंस हो, तो अच्छी तरह से बड़ी मात्रा में बनेगा और सेवा के रूप में हम उसको उपलब्ध कराने वाले हैं, बहुत न्यून मूल्य में, क्योंकि ये सेवा के रूप में है। तो उसमें उपयोग करें रोज भी, बहुत जो अभी बाजार में आ रहे हैं उससे बहुत अच्छा ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें हमको संतुष्टि नहीं थी। जिसमें हमको संतोष नहीं होता है जो औषधि में, वो हम यहाँ बनाते हैं। जिसमें है कि ठीक बन रहा है बाहर, तो उसके ऊपर हम बहुत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कार्य हमको करने जैसा है बहुत सारे और ग्रंथों में से। तो जो बना रहे हैं और कुछ अर्घ वगैरह तो ठीक है, वो हम नहीं बनाते हैं।
और कुछ गर्भधारण बीज जो लेने के लिए बोल रहे वो कब से कब तक लेना है? वो पहले मतलब बिफोर प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी तक। मेरा 2 प्रश्न है। एक तो जैसे माइग्रेन के बारे में आपने बताया कि शुद्ध घी की जलेबी बना के खानी, तो उसकी विधि मतलब आजकल जो जलेबी बनती है वो मैदा होता है और जो चाशनी होती है वो चीनी होती है, एक तरह से सल्फर ही होता है। तो कैसे वो बनाना है, उसमें खांड यूज करनी है या शक्कर, और वो मैदा जो है क्या वही मैदा या दूसरा कोई मैदा यूज करना है? और दूसरा जो बच्चों को काजल लगाते हैं तो वो काजल कैसा होना चाहिए बनाने की विधि उसको घर पे? पहली बात काजल जो होता है वो तो हम बनाने की विधि सर सिखाएंगे, बताया। अगली शायद शिविर में रख ही दे इसका विषय। नेत्र रोग के ऊपर शायद अभी शिविर होगी हमारी, नेत्र तर्पण वगैरह भी करेंगे। इधर आनी है बहुत ही नेत्रों की, हमसे लेकर आप तक सबको है, तो इसके ऊपर एक शिविर रखेंगे, नेत्र तर्पण कैसे करें। जबकि हमारे आंखों का काम लेने का भी बहुत ही, ये भी सही बात है, आंखों से बहुत ज्यादा काम हम सब लोग लेते हैं, तो कुछ होगा ही, अपना काम इंडिया करेगी ही। जरूरत से ज्यादा लेते, रात्रि प्रकाश में पढ़ते हैं, रात्रि प्रकाश में काम करना होता है, तो हानि होगी आंखों को, तो थोड़ा बहुत नंबर हो जाएगा 2-4, तो उसके लिए। लेकिन और लोगों से कैसे बचे, जैसे मोतीबिंद का कैसे उपाय करे, नहीं तो ये नंबर है वो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसके आगे जो नेत्र रोग होंगे वो उसके लिए बहुत संभालना पड़ेगा। इसके लिए हम अभी वो सोच रहे हैं कि नेत्र रोग के ऊपर कुछ आहार विहार ले। कौन से विहार नेत्रों को नुकसान करेंगे? चाक्षुष उपनिषद का पाठ गुरुजी ने बहुत बार बताया, चाक्षुषी विद्या का, वो हम यहाँ करने का प्रयत्न करेंगे। गुरुजी ने इसके ऊपर बहुत रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। चाक्षुषी विद्या करके एक है, उसके मंत्र सिखाएंगे, वो बहुत ही उपयोगी है। एक सूर्य स्नान बताया है आंखों के लिए, वो भी बहुत उपयोगी है। सूर्य को कैसे लेना है, छाया में मुंह लेना चाहिए, अपना पूरा शरीर सूर्य के ऊपर, और मालिश करने के लिए तो विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी अभी होती है, हड्डियों के रोग होते हैं, वो नहीं होगी ज्यादातर। हमने बहुत लोगों के इंजेक्शन बंद करवा दिए इसको, जो B12 के, केवल सूर्य स्थान से। सूर्य के ऊपर एक बहुत बड़ा आश्रम है वाराणसी में, आप जब भी जाए तो आश्रम में जरूर जाए। विशुद्धानंद कानन आश्रम नाम है उसका, वाराणसी कभी जाए, विशुद्धानंद कानन आश्रम है। उसके ऊपर ये सूर्य विज्ञान की बात बहुत चलती है, सूर्य विज्ञान के ऊपर शोध संशोधन बहुत हुआ है। गुरु जी ने इसके ऊपर बहुत कुछ बताया है सूर्य विज्ञान के ऊपर। सूर्य का कैसे, आरोग्यम भास्करात इच्छेत, ऐसा एक श्लोक है, सूत्र है, पता है आपको? आरोग्यम भास्करात इच्छेत, ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात, धनम हुताशनात इच्छेत, मुक्तिम इच्छेत जनार्दनात्। क्या क्या किसके पास से मांगना है। अब ऐसा तो नहीं करते कि अत्तर की दुकान पर जाकर कोई घास तेल ही मांग ले, पेट्रोल ही मांग ले, कहीं ये पेट्रोल दे दो 1 लीटर, जबकि वो अत्तर की दुकान है, बहुत कुछ मांग सकते थे उधर। इधर आकर भी कोई मांग लेता है कि हमको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना इसका, तो ही काम का है, एक छोटा सा कागज मिल जाएगा आपके पास से। तो हमने कहा ये दुकान में नहीं मिलेगा, दूसरी दुकान है एक सर्टिफिकेट की, आपको 4-5 आपके वजन जी के सर्टिफिकेट दे देंगे, और कुछ बड़ी बात नहीं है, एक छपवा कर हमारी साइन लेकर आपको दे देंगे, तो उससे कुछ नहीं है होगा, ज्ञान जरूर मिलेगा इधर। अब तो वो भी देने का प्रयत्न करेंगे कि सर्टिफिकेट भी आसानी से मिलेगा, तो हम दे देंगे आपको, उसमें क्या हानि है हमको। कोई यूनिवर्सिटी वाला आएगा, हमारे पास आया था अभी, वो बताता था कि हम आपको देंगे, हमारे पास ऐसे भी पड़े हैं बहुत, हमको विद्यार्थी की जरूरत है, तो हमारे पास बोले हमारे पास ज्ञान इच्छुक तो बहुत है, लेकिन कोई कोई डिग्री इच्छुक भी है इसमें से, कोई को दोनों को चाहिए, जैसे भुक्ति और मुक्ति दोनों के ग्राहक होते हैं कोई कोई लोग। तो कोई मुक्ति के है तो पता है हमको, उसका लिस्ट है पूरा, उसको नहीं चाहिए वो भी पता है। कोई कोई दोनों के ग्राहक है, हमको तो दुकान चलानी है, दोनों को संभालना है, मुक्ति वालों को भी संभालना है, नहीं तो हमारी खाली रहेगी जगह इतनी, अभी भी खाली है, 4-5 ही लोग रहेंगे तो भजन करेंगे बैठकर, क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार करना है तो दोनों को संभालना पड़ेगा ना। इसके लिए डिग्री का रखेंगे, अगली बार डिप्लोमा का कोई देगा, RK यूनिवर्सिटी या और कोई यूनिवर्सिटी, तो उसका लेंगे कोई। लेकिन ज्यादातर अत्तर की दुकान पर अत्तर मांगे, खास तेल की दुकान पर, पेट्रोल की पंप पर पेट्रोल मांगे। तो बताया कि आरोग्य मांगना है तो किससे मांगेंगे, तो आरोग्य मांगना है तो आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य सूर्य से मांगो, वो समर्थ है देने के लिए, तो सूर्य का उपयोग आरोग्य के लिए करो, तो आरोग्यम भास्करात इच्छेत। फिर बताया ज्ञानम इच्छेत महेश्वरा, ज्ञान लेना है तो महेश्वर की आराधना करो, महेश्वर से ज्ञान इच्छो। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ, महेश्वर को भूले ना, हाँ
हाँ, भोलेपन का भी मानते हम, भोले है वो, तो ऐसा कुछ। तो ये तो सब गलत मान्यताएं है, लेकिन उसमें ज्ञान मांगना है यदि मुक्ति का, तो उससे मांगो। और फिर बताया कि धर्म इच्छेद उदासनात्, और फिर बताया मुक्ति निच्छेद जनार्दनात्। भगवान से कुछ मांगना है तो मुक्ति मांग लो। वो एक बताया। उसमें आरोग्यम भास्करात् इच्छेद, उसके ऊपर गुरुजी ने बहुत कुछ प्रवचन किए हैं एक सूत्र के ऊपर। वो क्या बताते हैं, तो सूर्य के अलग अलग रेई से उसका अलग अलग उपयोग है। वो सूर्य स्नान कराएंगे कभी इधर, सूर्य के विज्ञान के ऊपर एक शिविर खास लेंगे हम। मकर संक्रांति के ऊपर जो शिविर होगी वो सूर्य के ऊपर होगी, क्योंकि वो मकर में सूर्य का प्रवेश होता है। तो बहुत कुछ स्निग्ध पदार्थ खाना है, सूर्य का स्नेवन करना है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सूर्य को लेकर हम कर सकते हैं। औषधि का भी बहुत बताया है, सूर्य की ऊर्जा से औषधि में कैसे ऊर्जा आती है, क्योंकि सूर्य के बारे में जिन्होंने उपयोग किया उनको एक बात ध्यान में रही कि कोई औषधि का, अन्न का उपयोग अच्छी तरह से करना है तो सूर्य की चाहिए ही। सूर्य निकलते ही बहुत कुछ ऊर्जा आ जाती है हमारे जीवन में। तो इसके बात बताएंगे। तो पहली बात अंजन की तो बात वहां करेंगे। दूसरी बात आपने बताई मेंदे की। तो मेंदा अभी आ रहा है वो विकृत है। ऐसे आयुर्वेद में मेंदा बनाने की पद्धति बताई गई है। भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने मेंदा बनाने की विधि बताई है। वो हम यहाँ पर आपको थियरी बताएंगे। तो गेहूं को लेना है, उसको भिगोना है, उसके छिलके निकालने हैं, सुखाना है, फिर खूब बारीक चूर्ण बनाना है, ये हो गई। प्रैक्टिकल जब करने जाएंगे बहुत बाधाएं आएगी। तो इसका प्रैक्टिकली सीखना वो अच्छा है। जैसे तैरना होता है, तैरने के पास और कोई गया और बता दिया कि कौन सी पुस्तक है, मैं घर पर ही पढ़ लूंगा, मुझे बता दो, इधर आना ही न पड़े, फोन पर ही बता दो, मोबाइल ही कर दो या वीडियो कॉलिंग ही कर दो कि तैरना सीखना है मुझे, तो बता देगा कि एक बहुत बड़े लेखक ने एक पुस्तक निकाली है, तैरने के बहुत मास्टर है वो, और आप पढ़ लेना। कुछ नहीं है तो हाथ हिलाने हैं, केवल दो पैर हिलाने हैं, इससे पुस्तक पहुंच जाओगे आप। तो आपको लगता है कि आप वो तैरना सीख जाओगे वो पढ़कर। पूरी रट ली हमने पुस्तक। जब नदी में गए, पानी को पता नहीं कि ये तो रट कर आया है, वो आपको डुबा देगा। पानी को तो ये पता नहीं ना कि भाई ये पूरी रट कर आया है, कंठस्थ करके आया है तैरने की, वो पानी को तो पता नहीं, पानी को आपको डुबो देगा। तो बहुत बातें ऐसी होती है जो आप गूगल पर सर्च करके नहीं। अभी बहुत लोग कहते हैं कि आप यूट्यूब में क्या है तो शोधने लगते हैं कि बुखार की कोई चिकित्सा मिल जाए, कुछ खुजली की चिकित्सा मिल जाए, कुछ बढ़ाने की चिकित्सा। तो खूब देखते तो 50 लोग आ जाते हैं गूगल पर, बराबर। अब किसको सही माने, क्योंकि हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से और खूब सज धज कराते हैं। कोई तो अच्छा वहां पर ब्यूटी पार्लर में जाकर आता है, कोई अपने स्टूडियो में ही इन हाउस ही सब रखा है तैयार होने का, तो आपको लगेगा कि साक्षात धन्वंतरी का ही केस दिखाई देता है। तो ये तो सही ही बताएगा, लेकिन उसको आपको पता नहीं है कौन वैद्य सही है, कौन आप ही ऐसा बता रहे थे। तो हम तो इधर आने का आग्रह करते हैं, जो भी सीखना है। लोग बताते यूट्यूब में अपलोड कर दो, लेकिन हमारी कीमत उससे बहुत घट जाती है, क्योंकि हम भी उसी लाइन में आ जाते हैं, हम भी उसी के साथ बैठे हैं ना। आप एक सर्च करोगे तो एक निकलेगा, फिर हम भी उसके बाद में होंगे, और रेटिंग देखेंगे तो उसका बड़ा होगा, तो आपको लगेगा कि ये ठीक है, उसके तो सब्सक्राइबर है 1, 2, 5 लाख, और इसके देखेंगे तो 1000 में है, 2-4 हजार। अच्छा, ये तो इसमें दम नहीं है, फिर तो उसमें दम है। तो कोई लोग तो ऐसे हैं जो इधर से हमने निकाल दिए शिविर में, उसने यूट्यूब चैनल बनाई और लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो हमने कहा कि क्या, वो बोले खरीद लिया, कहीं कुछ जुगाड़ कर लिया, कहीं कुछ बता दिया सेक्स के बारे में, कहीं कुछ और बता दिया, कहीं कुछ जागरूकता ऐसा वीडियो, उत्सुकता बढ़े ऐसा वीडियो ही डाल दिया, तो सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो हमको लगा कि ये गुरुजी बताते थे मूढ़ जनता है, तब उसको हमको लगेगा कि नहीं, हमको लगा कि नहीं ये गुरुजी सही बता रहे हैं। पहले हमको लगता था कि गुरुजी अंडर एस्टिमेट दे रहे हैं कि मूढ़ जनता है। बाद में हमको लगा कि नहीं ओवर एस्टिमेट है गुरुजी का, ये मूढ़तम जनता है, ऐसा केवल मूढ़ नहीं है। तो YouTube में तो आप कहते हैं अपलोड करने का, लेकिन कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे, कुछ में ऐसा है। ज्यादातर हमारा आग्रह ये रहेगा कि आप यहाँ आएंगे और जो सीखेंगे ना वो प्रायोगिक होगा। लेकिन इधर कुछ नियम है, YouTube में कोई नियम नहीं है। आप सोते सोते भी उसको देख सकते हो, भोजन करते वक्त भी देख सकते हो, वो आपका नौकर है। कभी भी जलाए, कभी भी बुझाए उसको, कभी चालू कर दे, कभी ऑफ कर दे। कभी कहीं मन है आपका टीवी भी देख रहे हो, साथ में भी हमको सुनते हो। एक तरफ मेहुल भाई का प्रवचन चल रहा है, एक तरफ क्रिकेट देख रहे हो आप, एक तरफ हीरोइन का कोई पिक्चर देख रहे हो, और एक तरफ हमारा प्रवचन चलता है गीता के ऊपर का। यूट्यूब में ये सुलभता है, इधर ये सुलभता नहीं है आपको। इधर तो आपको प्रयत्न करना होगा, ठीक से बैठना होगा, मोबाइल बंद करना होगा, घंटी बंद करनी होगी उसकी,
इधर उधर ध्यान जाता है तो बंद करना होगा। वो पूरे नियम इधर पालने होंगे, सोने से लेकर उठने तक के। तो हम दूसरी बार बुलाएंगे आपको, नहीं तो आपको दूसरी बार नहीं बुलाएंगे। तो ये एक ध्यान रखे। इधर ज्ञान लेना है तो कुछ नियम है, वो मुझे भी लागू है, इसको भी लागू है, सबको लागू है, ट्रस्टियों की भी लागू है, आपको भी लागू है। यूट्यूब में आसान है कि वो हमको लगता है कि वो आसान है, लेकिन आसान नहीं है। कुछ बातें उससे समझ में नहीं आती, जब तक हम प्रायोगिक नहीं करते हैं कुछ समझ में यूट्यूब से नहीं आता। तो ये एक दूसरा, जलेबी बनाने के लिए मैदा आयुर्वेद पद्धति का होना चाहिए, जो अभी आता है वो नहीं। दूसरी बात है चीनी अभी जो आ रही है वो सल्फर वाली आ रही है, वो तो देशी चीनी से भी चाशनी बनती है, खड़ी साकर से भी बनती है। उसका एक उसकी विधि है, वो शायद शैलेश भाई को अनुभव है तो वो सिखाएंगे अगली बार। सूरत वाले लोग तो चीनी बहुत वो साकर का ही उपयोग करते हैं, उसके वो चाशनी बनाना जानते हैं तो वो सिखा देंगे। तो जलेबी में उस चाशनी का और वो शुद्ध घी का उपयोग करें। गेहूं के आटे से भी प्रयोग करके, हाँ गेहूं के आटे से भी हो बन जाती, मैदे की जरूरत नहीं। हाँ बारीक आटा, फाइन आटा चाहिए, वो ठीक है। ये दो प्रश्न थे आपके, तो ये दोनों का प्रायोगिक जरूरी है, इतना ही। कुछ प्रायोगिक अभी कराना है इस बार का सेशन में। प्रायोगिक है ना, अभी समय है तो प्रायोगिक कर लेते हैं, कुछ बातें प्रायोगिक सीखेंगे। 5 मिनट के ब्रेक के बाद 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद हम सीधा सामने जाएंगे। हर एक शिविर में एक प्रायोगिक होता है, जैसे हमने बताया जलेबी का अगली बार होगा, अंजन का होगा, इस बार गर्भावस्था का और प्रसूति का विषय है। तो बाजरी के आटे का शीरा, और ये पिछली बार नहीं बनाया था, उसकी पिछली बार 32 प्रकार की औषधि से बनाया हुआ पाक 32 जिसको कहते हैं, बहुत सारे प्रचलन में है। इधर चूर्ण भी है, पाक। हाँ, तो वो नए लोग हैं और वो प्रसूता को भी अच्छा है और सर्दी के दिनों में नॉर्मल जल्दी भी ले सकता है। हाँ। तो वो बनाएंगे। फिर बाजरी की आटे की राब, मानी संस्कृत में उसको पेया बोलते हैं। मण से थोड़ा गाढ़ा और हलवे से थोड़ा पतला, बीच की अवस्था बोलते हैं पेया। तो पेया, मंड, पेया, ये सब पारिभाषिक शब्द है, टर्मिनोलॉजिकल है। जो सर्दी जिनको कफ प्रकृति है और कफ ऋतु है, कफ की ऋतु है या कफ की विकृति है और कफ प्रकृति है, तो उनको ये सुबह नाश्ते में ये पीना है। तो गुड़ बाजरे का पेया, जिसको पेया कहते हैं। पेया संस्कृत में पेया, मंड है, पेया है। फिर अवकाश रहेगा तो फिर क्वाथ का तो प्रैक्टिकल आज कराएंगे शायद, या फिर क्वाथ कल करवाएंगे। क्वाथ वो यवकुट मंगाना पड़ेगा, यवकुट वो कर हम क्वाथ बनाएंगे, कल बनाएंगे। क्वाथ और अंजन वो दोनों कल बनाएंगे। अंजन भी सरल है। और वो यदि अवकाश न रहा तो प्रैक्टिकल बताने से आप घर पे भी, थियरी बताने से आप घर पे भी प्रैक्टिकल वो कर सकते हैं, वो आसान इधर बता दिया। क्योंकि क्वाथ की और अंजन की प्रोसेस लंबी है और यूट्यूब में क्या होता है ये सब बनाना, जो व्यंजन बनाने में 45 मिनट लगते हैं वो 5 मिनट में वो बना के आपको रेडी कर देते हैं। तो हमारा यही देखने का अभ्यास हो चुका है। और हमने पिछली बार वो पाक बनाया था, पौना घंटा लगा था, और बहुत कम मात्रा में बनाया था, फिर भी पौना घंटा लगा था। तो आधा घंटा राब का गिनिए, 20 मिनट और 20 मिनट गिनिए वो पाक की थोड़ी मात्रा में बनाया।